Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Midha. Students, IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन 4 ऑफ फरवरी को कंडक्ट किया गया, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की, तो इस बार लेवल थोड़ा सा मॉडरेट ही था। बेसिकली जो हमारा क्वांट वाला पार्ट था या रीजनिंग वाला पार्ट था वो थोड़ा टिपिकल लेवल का था। ठीक है, क्वांट सेक्शन वॉज ऑफ टिपिकल लेवल, ये देखा गया बच्चों के नजरिए से। मॉडरेट लेवल का था थोड़ा सा क्वांट, उसके बाद रीजनिंग का लेवल आता है, देन इंग्लिश एंड जीएस सेक्शन वाज इजी। जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन था वो काफी इजी लेवल पे पूछा गया। ठीक है, अगर आप डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे थे तो भी आप इस एग्जाम को अच्छे लेवल पे जीए वाले पार्ट को क्रैक कर सकते थे, क्योंकि काफी इजी लेवल के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इजी लेवल के थे, तो एग्जाम ठीक ठाक था, मतलब मॉडरेट था। देखो, एग्जाम टफ होता है तो सबके लिए टफ होता है, इजी होता है तब भी सबके लिए इजी होता है। ठीक है, किसी एक के नजरिए से वो टफ या इजी नहीं बन जाता है। टफ होता है तो सबके लिए टफ होता है, एंड इजी होता है तो सबके लिए इजी होता है, जिसने पढ़ाई की हो। ठीक है, पढ़ाई करी हो। अब मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट होता है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट अच्छे लेवल पे स्कोर कर सकता है। ठीक है, इजी वे में, क्योंकि आंसर पता है तो करना है, यहाँ पे कोई सॉल्व करने वाला मैटर तो होता नहीं है। तो जनरल अवेयरनेस में बेसिकली यहाँ पे तीन चीजें होती है हमारे पास। एक होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, दूसरा रहता है हमारे पास करंट अफेयर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड पार्ट इज स्टैटिक जीके, जिसमें हमारा नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट अगर मैं आईबीपीएस पीओ मेंस के 4 ऑफ फेब एग्जामिनेशन की बात करूं तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर से रिलेटेड थे, और इकोनॉमिक या बैंकिंग अवेयरनेस वाले क्वेश्चन भी काफी हद तक करंट अफेयर से ही रिलेटेड थे। तो अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे लेवल पे पढ़ा था तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते थे। जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट को इजीली अच्छे लेवल पे हैंडल किया जा सकता था। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, ठीक है, डेली मेरी वीडियोस देख रहे थे, तब भी आप मोर देन 35 मार्क्स स्कोर कर सकते थे, सिर्फ क्योंकि सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो क्लासेस से ही आए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस क्लासेस से ही, अगर आप प्रीवियस क्लासेस खोल के देख लो तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में जनरल अवेयरनेस के पार्ट के अंदर। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, क्योंकि हमने स्टूडेंट से ही इवेल्युएशन किया है। जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम देकर आते हैं उन्हीं के रिव्यूज पे इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, बच्चों को कुछ याद रहते हैं, क्योंकि आईबीपीएस क्वेश्चन पेपर को बाहर तो लाने देता नहीं, ऑनलाइन एग्जाम होता है। बच्चा बेसिकली रफ शीट भी वहां पे सबमिट करनी होती है कि रफ शीट पे कुछ बच्चे लिख के ले आते हैं, ऐसा भी नहीं होता है, सब कुछ वहीं पे सबमिट करना होता है। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जितने बच्चों को याद रहते हैं उस हिसाब से हमने इसको प्रिपेयर किया है। क्वेश्चंस पूछे बच्चों के रिव्यूज के आधार पे। अगर कहीं मतलब ऐसा भी लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं था तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वी विल इंप्रूव इट। चलिए अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए। और आप भी अगर आपने इस एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं किया है और आने वाले टाइम में आप किसी और बैंकिंग एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये क्लास, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि बैंकिंग एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आप अपना जनरल अवेयरनेस का थोड़ा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस क्लास से। क्योंकि आप देखिए आपको कितने क्वेश्चन आते थे अगर आप इस एग्जाम में होते तो आपको कितने क्वेश्चन आते थे। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्लास को, क्वेश्चंस को। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आया एनएसडीसीएल को एनएसडीएल को लेके। देखिए एनएसडीएल एक पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक्स आरबीआई ने स्टार्ट करे थे। ठीक है, पहला पेमेंट बैंक यहाँ पे भारत में बनाया गया था, दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक। तो अभी एक एनएसडीएल पेमेंट बैंक था, ठीक है, इसने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप साइन करी थी, दैट इज फॉर द जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। देखिए बैंक जो होता है ये किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके एग्रीमेंट साइन करता है और उस इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी बेचता है अपने बैंक की ब्रांचेस के अंदर, क्योंकि एक बैंक के पास बैंकिंग का लाइसेंस होता है और इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस का लाइसेंस होता है। एक बैंक अपने ब्रांचेस के अंदर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को नहीं बेच सकता, क्योंकि सेम उसी बैंक के पास इंश्योरेंस का लाइसेंस नहीं होता, उसके पास बैंकिंग का लाइसेंस होता है। तो वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं बैंक का श्योरेंस, बैंक का श्योरेंस। तो बेसिकली एनएसडीएल पेमेंट बैंक ने किस कंपनी के साथ, किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैंक का श्योरेंस साइन किया होता फॉर द जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, दैट इज एचडीएफसी अर्गो, एचडीएफसी अर्गो इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये बैंक यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। उसके बाद
पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुआ, दैट इज शिवालिक मर्सेंटाइल स्मॉल फाइनेंस बैंक। उत्तर प्रदेश का बैंक है, सहारनपुर में हेडक्वार्टर है इसका। देखिए अभी जो इससे पहले आईबीपीएस का आरआरबी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो कैपिटल है वो कितना रिक्वायर्ड होता है। यानी कि देखिए उस एग्जाम में भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके क्वेश्चन आया था, इस एग्जाम में भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुआ है, दैट इज शिवालिक मर्सेंटाइल स्मॉल फाइनेंस बैंक, या फिर शिवालिक मर्सेंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था ये, जो कि अब बन गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसके बाद किस बैंक ने आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम को लॉन्च किया? ठीक है, तो दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ये किसने लॉन्च किया? दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया। उसके बाद सेडबी ने ट्रांस यूनियन सिबिल जो कि एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जिसको हम ट्रांस यूनियन सिबिल बोलते हैं, दैट इज इसका पुराना नाम था, दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके साथ मिलके बेसिकली एक प्लेटफॉर्म, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, दैट इज उस इनिशिएटिव का नाम क्या था? दैट इज एमएसएमई पल्स, एमएसएमई पल्स। उसके बाद IFSCA दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जो कि गुजरात के अंदर बनाया गया है, गिफ्ट सिटी बनाई गई है, ठीक है, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया गया है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। तो ये कहाँ पे बनाया गया? गांधीनगर गुजरात के अंदर, गांधीनगर गुजरात के अंदर। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कुछ एग्जाम में। उसके बाद नियो बैंकिंग को लेके क्वेश्चन आया, ठीक है, कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, नियो बैंकिंग क्या होती है? तो नियो बैंकिंग बेसिकली टोटली डिजिटल बैंकिंग होता है, टोटली डिजिटल बैंकिंग होती है नियो बैंकिंग, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग दैट इज नियो बैंकिंग, जिसमें बिल्कुल भी मतलब ऑफलाइन वर्क नहीं होता, सारा काम ऑनलाइन चलता है। उसके बाद देखें तो सरकार ने अभी कोविड-19 की सिचुएशन के चलते हुए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरुआत करी थी। तो इस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंदर सरकार ने, कैबिनेट ने कितना पैसा अप्रूवल दिया, इसको लेके क्वेश्चन पूछा गया। 22,810 करोड़ रुपए, जो कि इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद कैपेक्स का एब्रीविएशन था, कैपेक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद किस एक्ट के अंदर जो एनबीएफसीज होती है, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, इनको रजिस्टर किया जाता है? किस एक्ट के अंदर? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट आरबीआई ही करता है, बट इनको रजिस्टर किया जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। उसके बाद हमारे पास FX4U, FX4U ये किस बैंक ने लॉन्च करा है? किस बैंक ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के लिए? दैट इज कैनरा बैंक ने लॉन्च करा है इसको। उसके बाद सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च करा है? सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च करा? दैट इज बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा, ठीक है। इजीली करंट अफेयर के क्वेश्चन थे ये, दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। तो ये सब पढ़ाया हुआ है हमने, सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, अगर आपने क्लासेस को अटेंड किया तो। उसके बाद आई मोबाइल पे ऐप, ठीक है, ये किस बैंक ने लॉन्च करी थी? तो ये ICICI बैंक ने लॉन्च करा था, आई मोबाइल पे ऐप। इसके बाद जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट था, ठीक है, इसने एसेट मोनेटाइजेशन के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया था? दैट इज वर्ल्ड बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ इसने एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि SBI ने JCB इंटरनेशनल बैंक के साथ मिलके SBI रुपए JCB प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस कार्ड लॉन्च किया है। तो JCB बैंक बेसिकली कहाँ पे है? ये टोक्यो जापान का बैंक है, टोक्यो जापान का बैंक है, ठीक है, जापानीज कंपनी है। उसके बाद किस बैंक ने पे आउट लिंक्स लॉन्च किया था? पे आउट लिंक्स दैट इज पेटीएम पेमेंट बैंक, इसने लॉन्च किया था। उसके बाद SBM दैट इज स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, ठीक है, यहाँ वहां पे SBM लिखा हुआ था, अगर फुल फॉर्म पता होती तो सीधा ही आंसर था कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस। तो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस का हेडक्वार्टर पूछा गया, ठीक है, तो दैट इज मॉरिशियस, सीधा नाम से क्लियर है। उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना स्कीम, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली जो पॉवर्टी पीपल्स एज लिमिट है वो कितनी थी? 60 ईयर्स। सॉरी, तो इसके अंदर जो एज लिमिट था वो कितना था? 60 ईयर्स एंड अबव। उसके बाद जो नेक्स्ट पूछा गया ओवरनाइट लोन रेट को लेके एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन MSF को लेके आया हुआ था कि MSF से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ओवरनाइट बोरिंग्स जो बैंक करता है, ठीक है, वो किसके थ्रू होती है? MSF के थ्रू होती है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था।
ठीक है, अब देख सकते हो। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंदर जो एज लिमिट होती है वो कितनी होती है? 18 से 35 ईयर, 15 से 35 ईयर, 15 to 35 ईयर्स। एंड एक किताब यहाँ पे पूछेगी, ट्रस्ट एक्सरसाइज बुक, इस किताब के लेखक सुसैन चॉय की ये किताब है। उसके बाद बात करूं तो जो हमारा पिंडी चिंचवुड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसने एमओयू साइन किया था किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? भारत के पहले सोशल इंपैक्ट बॉन्ड लॉन्च करने के लिए। तो यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर इसने लॉन्च किया था। उसके बाद 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि अभी गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया, गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया। बांग्लादेश वॉज द फोकस कंट्री, बांग्लादेश फोकस कंट्री था। ठीक है, बांग्लादेश की 4 फिल्में यहाँ पे दिखाई गई, जिसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड, सिल्वर पीकॉक अवार्ड ये सब दिए जाते हैं। बेस्ट एक्टर, बेस्ट फीमेल मेल, ये सब अवार्ड दिए जाते हैं। तो इसमें जूरी कौन था, इंटरनेशनल जूरी? तो ये पैब्लो सीजर, दैट इज फ्रॉम अर्जेंटीना, ये यहाँ पे इंटरनेशनल जूरी यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा हुआ है हमने। उसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्रांस फैटी एसिड्स की लिमिट को डिक्रीज किया था फूड के अंदर। ठीक है, कि अभी बेसिकली इतनी लिमिट है 2022 तक 2% पे लेके आनी है, 2% पे लेके आना 2022 तक। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया था। डब्ल्यूएचओ ने भी किया हुआ 2023 तक कि किसी भी फूड के अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स नहीं पाए जाएंगे, बिकॉज दीज आर द वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। हर साल लाखों लोग मरते हैं दुनिया भर में ट्रांस फैटी एसिड्स की वजह से। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस अभी 2021 में 16th ऑर्गेनाइज किया गया। इसकी शुरुआत 2003-4 में हुई थी। 2015 हर साल एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता था, पर 2015 में मोदी सरकार ने कर दिया था इसको बाई एनुअल इवेंट, यानी कि 2 साल में एक बार। तो लास्ट 2019 में ऑर्गेनाइज हुआ था, अभी 2021 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया प्रवासी भारतीय दिवस को। एंड इसके चलते प्रवासी भारतीय कन्वेंशन भी होती है। ठीक है, प्रवासी भारतीय कन्वेंशन भी ऑर्गेनाइज की जाती है। एंड एक चीफ गेस्ट भी होता है। इस बार हमने उनको बुलाया था, चंद्रिका प्रसाद। ठीक है, उनको बेसिकली यहाँ पे इन्वाइट किया गया था। तो देखिए, सूरीनेम देश के हेड है वो, चंद्रिका प्रसाद। तो यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। 9 जनवरी को क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से अपना लॉ प्रैक्टिस करके भारत लौटे थे। तो इस बार 16 प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था? दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, आप देख रहे कितने ईजी क्वेश्चन यहाँ पे पेपर के अंदर पूछे गए। ठीक है, उसके बाद 2023 में एक कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो वुडन सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगी। ठीक है, वुडन सैटेलाइट्स, वुड बेस्ड सैटेलाइट्स। इससे बहुत अच्छे लेवल का एक इनिशिएटिव होगा। वुडन बेस्ड जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसमें डिक्रीमेंट आएगा। ठीक है, तो 2023 में एक देश वुडन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला है, दैट इज जापान। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर कौन है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सप्लायर कौन है? दैट इज कतर देश, कतर देश। उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? दैट इज मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज, इस किताब के लेखक शोभा दे। मोरमुगांव पोर्ट, ये देखिए मोरमुगांव पोर्ट वाला क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि अभी भारत ने एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन भेजा था अंटार्कटिका की स्टडी के लिए। ठीक है, जो कि मोरमुगांव पोर्ट से भेजा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन मोरमुगांव पोर्ट को लेके आ गया। ये मोरमुगांव पोर्ट कहाँ पे है? गोवा के अंदर है। ये कहाँ पे है? गोवा के अंदर है मोरमुगांव पोर्ट। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ अपनी क्लासेस के अंदर। उसके बाद अभी OTT प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को सरकार ने अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, पहले इनके लिए कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, क्योंकि ये सेंसर बोर्ड के अधीन नहीं आते थे। तो अब सरकार ने इनको एक मिनिस्ट्री के अधीन ले लिया था, अपने अधीन ले लिया था, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अधीन ले लिया गया था। अब ये मिनिस्ट्री इनके लिए कुछ गाइडलाइंस को सेट करेगी। उसके बाद ओला ने एक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था भारत के अंदर, दैट इज वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो एक किस राज्य के अंदर ओला ने लगाना है? दैट इज तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर। एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है, स्पेसएक्स ने अपने क्रू मिशन के लिए, जो कि नासा के साथ मिलके यहाँ पे लगाया जा रहा है। ठीक है, नासा ने 3 साइंटिस्ट सिलेक्ट किए थे। तो बेसिकली एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए थे, दैट इज राजाचारी। उसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? दैट इज 15,000। उसके बाद जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है हमारा, दैट इज 600 मेगावाट का, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर लगाया गया। तो ये ओमकारेश्वर डैम के ऊपर लगाया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। या फिर क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ओमकारेश्वर डैम किस नदी के साथ है? दैट इज नर्मदा रिवर है। ये
मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो। उसके बाद एनसीडीसी ने यहाँ पे किस कंपनी के साथ मिलके योगा सेंटर लगाने की बात की भारतवर्ष में, दैट इज एस व्यासा बेंगलुरु बेस्ड कंपनी एस व्यासा, इसके साथ मिलके एनसीडीसी यहाँ पे लगा रहे हैं, योगा सेंटर खोल रही है। उसके बाद श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये अमृतसर पंजाब में है। श्री गुरु रामदास वॉज द फाउंडर ऑफ अमृतसर, ठीक है, अमृतसर नगरी जहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, तो अमृतसर नगरी के जो फाउंडर थे वो थे 6 के 4th गुरु, दैट इज श्री गुरु रामदास जी। तो यहाँ पे उनको लेके क्वेश्चन पूछ लिया गया कि श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो दैट इज इन अमृतसर पंजाब। सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स कहाँ पे बेसिकली होने वाला है, दैट इज इन गुलमार्ग जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल का फाइनल 2020 ट्रॉफी किसने जीता, 51st एडिशन, दैट इज रशिया के डैनियल मेडवेडेव, ठीक है, इन्होंने जीता है, मेडवेडेव ऑफ रशिया, इन्होंने जीता। उसके बाद भारत किस कंट्री से सबसे ज्यादा जो पर्सन है, ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो पर्सन है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट कंट्रीज में भेजे जा रहे हैं मतलब यहाँ से जा रहे हैं, तो दैट इज फ्रॉम इंडिया से सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट कंट्रीज में, सबसे ज्यादा लोग इंडिया से जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेंगे। अब देखिए कितने इजी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछे गए। एग्जाम का लेवल टफ नहीं था, ठीक है, क्वांट सेक्शन का लेवल टफ था, बट जीए वाला पार्ट बहुत ईजी था, जिसमें आप इजीली, अगर आपने एवरेज डेली लेवल पे भी करंट अफेयर्स को पढ़ा था तो आप 30+ तो बड़े आराम से स्कोर कर सकते थे, ठीक है, बड़े आराम से ही स्कोर कर सकते थे आप इसमें। तो IBPS RRB PO मेंस वाले भी हमने पढ़े थे क्वेश्चंस, और आज IBPS PO मेंस के भी हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं। अभी एग्जाम जो हमारा आ रहा है वो है IBPS RRB क्लैरिकल का, ठीक है, तो जिसके अंदर जो करंट अफेयर्स होंगे वो अच्छे लेवल पे आने के चांसेस हैं फिर से, क्योंकि दोनों एग्जाम को अगर ओवरव्यू करें तो उस एग्जाम में अभी बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो इन एग्जाम में नहीं पूछेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली आया था, हो सकता है इसलिए नहीं पूछेंगे, बट उस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फॉर द अपडेट्स, अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, बजट पढ़ना है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो आप। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स का एक स्पेसिफिक कोर्स मिलता है, जिसके अंदर आप करंट अफेयर्स, और आप सिर्फ अगर इकोनॉमिक वाली न्यूज़ पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी एक स्पेशल क्लासेस हमारी होती हैं, ठीक है, इकोनॉमिक जीके को लेके, जिसमें हम सिर्फ इकोनॉमिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो आप उन दोनों के में से किसी के लिए भी या दोनों के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड क्लास का PDF आपको क्लास के साथ मिलता है, और क्लास में आपको MCQs भी मिलते हैं जिससे आप अपना अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप अभी बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि IBPS ने अपना कैलेंडर रिलीज़ कर दिया 2021-22 के लिए, और आप अभी फ्रेशर हैं, तो फुल प्रिपरेशन के लिए हमारा एक कंबाइंड कोर्स भी है जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस, रिगार्डिंग बैंकिंग क्लासेस, दैट इज बैंक PO, बैंक क्लैरिकल, RRB, पब्लिक सेक्टर बैंक के कोई भी एग्जाम, RRBs हुआ, RBI हुआ, RBI असिस्टेंट, RBI ग्रेड B, उसके बाद NABARD या अदर एग्जामिनेशन के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमें पिंग कर सकते हो। यू कैन राइट अस और यू कैन कॉल अस फॉर एनी अपडेट्स, फॉर एनी नोटिफिकेशंस। यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। एंड गो टू आवर पोर्टल, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पोर्टल पे जाइए, कोर्सेज को चेक कीजिए, रेटिंग कीजिए, एंड इफ़ यू लाइक इट देन गो फॉर इट। Thank you so much. Have a nice day.